नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट संशोधन पेश किया जाएगा, जो कि एक साल बाद एक बार फिर से लोकसभा में पेश किया जा रहा है, क्योंकि इसे जेपीसी में कर दिया गया है। 3 बड़े बदलाव इसमें किया है, 3 कैटेगरी में 14 बड़े बदलाव, यानी 3 कैटेगरी है, इसमें 14 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वो कौन कौन से कैटेगरी हैं आपको बता दें। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में पहली बार बदलाव होगा, इसमें महिलाओं की एंट्री होगी और साथ ही साथ गैर मुस्लिम की एंट्री होगी। और इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल हुआ करता था, उसमें जो 3 सांसद रहा करते थे, पहले ये था कि वो जरूरी होना चाहिए कि मुस्लिम ही हो, लेकिन अब इसकी बाध्यता हटा दी गई। तो ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण हो जाएगा, ये दूसरी कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से पॉइंट है? सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेगा। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। इसके साथ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। ये दूसरा है बदलाव, यानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण है। अब तीसरा आते हैं, वक्फ की विवादित प्रॉपर्टीज का निपटारा। ये तीसरा कैटेगरी है। कुल 14 बदलाव। इसमें क्या है? धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, ये खत्म हो जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल या राजस्व दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब इसे चुनौती दी जा सकती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक ही देश है तो 2 अलग अलग विधान क्यों होने चाहिए? अब लोकसभा में कार्यवाही चल रही है, बिल पेश किया जा रहा है। हमारे साथ अखंड राय इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ में इसको लेकर क्या माहौल है, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों का, उनसे उनकी राय जानते हैं। अखंड बताइए। राहुल, आपको बता दें कि इस बिल के विरोध में तमाम जो लोग हैं और कहें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। यहाँ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने विरोध किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक को छीनने जैसा है। और यहाँ के जो मौलाना कल्बे जवाद है, उन्होंने भी इसका विरोध किया और साफ तौर पर कहा है कि जो युवा है, इस बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरीके से अधिकार छीनने का या मुस्लिमों से उनकी जमीन छीनने का ये पूरा का पूरा बिल है, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस के लिए पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की और उस एडवाइजरी के तहत जितने भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हुए हैं, उन्हें तुरंत वापस छुट्टी से वापस आने के लिए कहा गया और तैनाती जहां पे तैनाती स्थल है वहां पे उन्होंने कहा कि आप वहां पे ज्वाइनिंग कीजिए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन या कहें विरोध की बातें या विरोध का सुर देखने को मिल रहा है, इससे साफ तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि जब सीएम योगी ने बरेली को लेकर के दंगों की बात की थी, तो जो मौलाना तौकीर रजा है बरेली के, उन्होंने कहा था कि दंगाई सत्ता में है तो दंगे कैसे होंगे। इस तरीके के जो बयान है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संबंधित या मौलाना है या तमाम जो धार्मिक ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये जो वक्फ बिल है, ये कहीं ना कहीं जमीन बेचने के लिए एक बहाने जैसा है। और रामगोपाल यादव ने साफ तौर पे कह रखा है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन सवाल आपने सही आपने उठाया राहुल जी की किस तरीके से एक ही देश में 2 विधान कैसे चल रहे हैं। धारा 40 ये कहती है कि किसी भी वक्त संपत्ति को अगर कोई वक्त कह दिया जाएगा तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। और वक्त ट्रिब्यूनल में अगर आप जाते हैं तो वक्त ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे, उसके अलावा आप ना तो किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना सिविल जगह जा सकते हैं, कहीं पे भी आप नहीं जा सकते। इस तरीके के जो तमाम संशोधन है, वो इस वक्त बिल जो अमेंडमेंट में संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे राहत की बात है, यूं कहें कि कुछ लोग ऐसे भी मुस्लिम संगठन है जो इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं उन लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों ने मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया है, क्या मुस्लिम बच्चों की शादी के लिए कुछ व्यवस्था की है, या फिर उन लोगों ने किसी को घर दिया है, बेघर लोगों को घर दिलवाया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें जमीन के बारे में, तो रेलवे के बाद, रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरी अगर सबसे अधिक संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ के पास है। करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन जो है वो वक्फ के पास है।
तो ऐसे में तमाम जो सवाल है, और अगर कहीं ना कहीं कि इस तरीके के अमेंडमेंट की बात की जा रही है, तमाम समूचा विपक्ष एक साथ एक सुर में नजर आ रहा है, इसका विरोध कर रहा है। सवाल एक चीज ये भी खड़े होते हैं कि अगर आरक्षण की बात होती है तो जातियों में बांटने का काम करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन अगर वक्त के हित में कोई बात की जाती है, मुसलमानों के हित में बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। और जिस तरीके से सौगातें मोदी किट को लेकर के भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हमला बोला था बीजेपी पर और तमाम नेताओं पर, उसी तरीके से वक्फ बिल को लेकर के एक कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये काम करने का प्रयास है। और इसी के लिए आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी संसद में पहुंचे, काले कपड़े पहन करके पहुंचे, और तमाम जो नेता है वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी राहुल कि इस बिल जो 8 घंटे करीब इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ये बिल पारित हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर होता है तो विपक्ष उसको किस तरह से आगे लेकर के जाता है। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विस्तार से इतना सब कुछ समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। अखंड आपका धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं और इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, दो बड़ी खबरें हैं और खबरें दोनों महत्वपूर्ण है। पहली बड़ी खबर की बात करेंगे, जो कल मैंने शराब के लिए बात की थी कि जिस तरीके से महिलाएं सड़क पर थी और लगातार वो मोर्चा संभाले हुई थी, अनशन पे बैठी हुई थी, लेकिन कल देर रात ये हुआ कि प्रशासन, पहले तो दोपहर तक समझाने का प्रयास किया गया, फिर प्रशासन जबरन उस मॉडल शॉप को, जो शराब का ठेका था, उसको खुलवाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं को हटवा करके वहां से शराब के ठेकों को खुलवा दिया गया है। बल्कि प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि एक बार कहीं और इसको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की सिर्फ एक ही दलील बार बार वहां की पब्लिक को देती रही कि ये कहते रहे कि ये भी इस इलाके के नाम से आवंटित हुआ है तो यही खुलेगा। आप ठीक है, आप उस इलाके के नाम से आवंटित हुआ था तो आप कॉलेज और मंदिरों को देख के, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मात्र 50 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर भी नहीं होगा, एक घर छोड़ने के बाद कॉलेज की जो है बाउंड्री लगने लगती है, वहां शराब का ठेका खुला हुआ है। मात्र 100 मीटर भी नहीं होगा, वहां पे मंदिर है, रिहायशी इलाका है। तो आप चाहते तो आप इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते थे। इसके पहले जहां वो था 2 साल पहले, वहां आप शिफ्ट करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं शिफ्ट की। और दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे राहुल, कल दिन दहाड़े देर शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक वकील के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है, उसके गले को काट दिया जाता है। फिलहाल अभी भी वकील की हालत गंभीर बनी हुई है। जो मकंदरूगंज चौकी से मात्र 250 मीटर कहा जा सकता है कि श्रीराम चौराहा पड़ता है, और सबसे व्यस्ततम चौराहा ये कहा जाता है कि पंजाबी मार्केट और शहर का सबसे व्यस्ततम। वहां एक आदमी जो है आता है, वकील के गले पे चाकू मारता है और भागने का प्रयास करता है, लेकिन पब्लिक उसे पकड़ लेती है। ये अच्छी बात होती है कि वो आरोपी पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी वकील की हालत काफी गंभीर और नाजुक है। उन्हें प्रयागराज के सारण में एडमिट कराया गया है। वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से वकीलों के ऊपर हमला हो रहा है, तो पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। राहुल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह रायबरेली से हमारे साथ जुड़े और कुछ लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ। आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल देखिए बता दें, रायबरेली यातायात पुलिस ने लगभग जो है 7 से 8 महीने पहले एक नींव रखी थी, जिससे ई रिक्शा के जो है शहर में जाम से कैसे मुक्ति पाई जाए, उसको लेकर के रायबरेली यातायात पुलिस ने लगभग जो है 10 दिन पहले एक नंबरिंग कोडिंग करी थी हर ई रिक्शा पे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये ई रिक्शा पे नंबरिंग कोडिंग की गई थी, और ये लगभग 10 दिन पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है नंबरिंग कोडिंग की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये नंबरिंग कोडिंग में राहुल आप देख सकते हैं कि ये ई रिक्शाओं को एक निर्धारित जो है डेट दी गई थी, तारीख दी गई थी कि 1 अप्रैल 2025 से ये रिक्शा अपने निर्धारित रूट पे चलेंगे, और अभी तक 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया था कि अपने निर्धारित रूट पे तय किए गए रूट पे बाकायदे चार्ट के साथ। और मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पे एक बैनर भी लगा हुआ है। इस बैनर में यातायात पुलिस ने नंबरिंग और कलर कोडिंग करी थी। ये कलर कोडिंग थी, इसमें लाल, काला, नीला, पीला, सफेद, हरा, इन सबका एक रूट निर्धारित किया कि यहाँ से, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, लाल जो कलर है वो सिविल लाइन से लेकर बस स्टॉप लालगंज तिराहा से राजघाट तक चलेगा। ये रायबरेली यातायात पुलिस और रायबरेली की यातायात संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रायबरेली यातायात पुलिस ने ये कदम उठाया था। इसको लेकर बड़ा सराहनीय
कहा था, ये मीडिया में बड़ा हाईलाइट हो रहा मामला, जिसको लेकर के जो है यातायात पुलिस लगातार अपने अभियान चलाती नजर आ रही है। इसको यहाँ पे यातायात 1 अप्रैल 2025 से ये अभियान चलाया गया था, जो निर्धारित रूट पे चलने थे। लेकिन अगर बात करें तो ये अन्य रूटों पे भी चलते ई रिक्शा में है। तो आज देखिए आप बल्क में जो है यहाँ पे ई रिक्शाओं के मालिक और उनके अपने जो है लोग हैं, और उनका कहना है कि यातायात पुलिस का कि ये ई रिक्शा निर्धारित रूट पे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से आज इनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। आगे दंडित किया जाएगा या नहीं, इनको वार्निंग देकर छोड़ी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यातायात क्षेत्राधिकारी अमित सिंह और अगर यातायात प्रभारी बात करें तो इंद्रपाल सेंगर जो अभी टीआई हुए हैं, वो लगभग जो है उन्होंने कमान संभाली, और ये सिविल लाइन चौराहा है, मेन चौराहा रैवली का, और उस पर ये जो है आज ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए इंद्रवीर सिंह आपका। लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, चुस्त और दुरुस्त होगी। 12 बजे 12 खबर में हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए अनुमति।